हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उसमें इम्पोर्टेंस, मैग्नेट बनता कैसा है, कितने टाइप का होता है, फ्लक्स डेंसिटी और परमिबिलिटी, जितने भी मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे। मटेरियल के अलग अलग डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट क्या है। सबसे पहले हम मैग्नेट की बात करें तो यह काले या गहरे भूरे रंग की एक ऐसी धातु होती है जिसमें आयरन रहता है। क्या रहता है? लोहा रहता है, को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रहता है। उसे हम चुंबक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये काले रंग का रहेगा। किस कलर का? काले और गहरे भूरे रंग का है ये। ठीक है, और ये ऐसी एक धातु है जो कि मतलब आयरन को आयरन को ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। और मैग्नेट, जैसे ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का सिंबल है ये। और इसको यहाँ पर एन और एस, क्या रहता है? एन और एस दो पोल रहते हैं इसमें। बाहर से एन के, और जो कि लाइन दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक लाइन बहती है एसी। ठीक है, यहाँ से एन से एस की ओर जाती है, बाहर की ओर, एन से एस की ओर, और अंदर भी जाती है वो, एस से एन की ओर जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये आपस में जो लाइनें रहती है वो काटती नहीं एक दूसरे को। ठीक है, इसी को मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक अगर लटकाते हैं तो ये आ, रहेगी दक्षिण और उत्तर दिशा में, रुकेगी। उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। ठीक है, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। तो मैग्नेट यह क्या करेगा? लोहे को आकर्षित करेगा। मैग्नेट, इसमें क्या रहेगा? दो पोल रहेगा, एन और एस, दो पोल रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें दोनों ध्रुवों की ताकत कैसी रहेगी? समान होती है। कैसी रहेगी? समान रहेगी। बट poles having same strength, और it having two poles north and south, and it's attract the iron। क्या है? attract the iron। और नेक्स्ट पॉइंट से ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम, ये पूरा मैग्नेट रहता है, इसको हम तोड़ते हैं तब भी इसको आपस में, इसका एक पोल जनरेट होता है, और एन एस दो पोल हो जाएंगे अलग अलग। इसको ऐसे यहाँ से अगर उसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग वो टूट जाएगा, तब भी वो आपस में एक चुंबक बन जाएगा। ठीक है, अपने आप में एक चुंबक बनेगा। तो इसको हम अलग, पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है यहाँ पे एन, और यहाँ पर भी एन है, तो दोनों सेम हो गए। तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा, एक दूसरे के दूर भागेगा। लेकिन यहाँ पे एन है और यहाँ पर एस है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगी। तो देखो, समान पोल क्या करेंगे आपस में, या फिर यहाँ पे एस और एन रहेगा तब भी ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गया आपस में। और ये क्या करेगी? अगर यहाँ पे एन एन है तो मान के चलो एस और एस रहता, तब भी ये रिपल करते एक दूसरे के दूर भागती है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि सेम पोल रहेंगे तो वो क्या करेगी? एक दूसरे के रिपल करेगी, और असमान पोल रहेगा तो वो आकर्षित करेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गर्म करने से या फिर उसके हथौड़े से मारने से ये क्या, चुंबक के गुण को समाप्त हो जाता है, इसमें खो सकते हैं। ठीक है, बाय हिटिंग एंड हैमरिंग द मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म कैन बी लॉस्ट। मैग्नेटिज्म क्या होगा? लॉस हो जाएगा। अब मैग्नेट के टाइप के बारे में बात करूंगा आपसे। तो मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो एक प्राकृतिक मैग्नेट जो नेचुरल में पाया जाता है, और इसको हम देखेंगे। इट इज ए दैट टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज अवेलेबल इन द नेचर at force of cast, and this magnet not having any practically application, uh, लोडस्टन या मैग्नेटिक, ये एफ T3O4 होता है। ये मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट रहता है, और लोडस्टन मैग्नेट है ये। ठीक है, ये चुंबक प्रकृति में निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं, और व्यवहारिक रूप से हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट सेकेंडरी रहता है हमारे पास। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? तो इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार से बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं? हमारी जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इन मैग्नेट को बनाते हैं।
ठीक है। इस मैग्नेट में आएगा एक परमानेंट मैग्नेट आ जाएगा। ठीक है, स्थायी मैग्नेट जो कि इट इज द टाइप ऑफ मैग्नेट। इसमें क्या है, मैग्नेटिक एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कैसा रहेगा कि इसमें जो मैग्नेट आएगा वो बहुत लंबे समय के लिए एक स्थायी रहेगा। इस प्रकार के चुंबक में चुंबक लंबे समय के लिए बना रहेगा उसमें। ठीक है। जनरली इट इज मेड बाय स्टील के बनाया जाता है ये, स्टील का या कार्बन स्टील का बनाया जाता है, कोबाल्ट का बनाया जाता है, निकिल का। प्रैक्टिकली परमानेंट मैग्नेट मेड बाय एल्निको का। प्रैक्टिकल कंडीशन में एल्निको का बनाया जाता है, जो कि एल्निको बना रहता है एल्यूमिनियम से, निकिल से और कोबाल्टो से मिलकर एक मिश्र धातु रहता है एल्निको एल्यूमिनियम। ठीक है। एल एल यहाँ से ए एल लिया, यहाँ से एन आई लिया और सी ओ यहाँ से लिया, तो ये बना एल निको। ठीक है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। ये तीन धातु से एल्निको के नाम से ही आप तीनों धातु का नाम याद रख सकते हैं। दोनों के पहले अक्षर से इसको दो दो अक्षर लिया और इसका नाम रखा गया है। ठीक है। अब देखो, मेथड ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अब मेथड हम देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट को हम कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमने दो प्रकार के मैग्नेट को देखा। एक तो नेचुरल मैग्नेट जो कि पृथ्वी में पाया गया है, इसको हम प्रैक्टिकल कंडीशन में यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी मैग्नेट हम जो बना रहे हैं वो है हमारी आवश्यकता के अनुसार परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट जो बना रहे हैं उसके मेथड को देखते हैं। टच मेथड रहता है। टच मेथड में क्या रहेगा, सिंगल टच मेथड। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ये रहेगा हमारा, तो मैं इसके ऊपर से घिसूंगा इस तरह से, सिंगल टच एक करा इधर और इसको घुमाया और इस तरह से इसको घुमाया और इस तरह से और घुमाया। इस तरह से हम जब तक इसमें मैग्नेट, एक ये मैग्नेट रखेंगे हम यहाँ पे और इसके ऊपर घुमाएंगे, इसको हमें मैग्नेट बनाना है तो। ठीक है। इस विधि में चुंबक के एक सिरे को आयरन पीस के एक दूसरे सिरे पर रखा जाता है और तब तक उसे रब किया जाता है जब तक उसे घिसा जाता है। ऐसा आयरन पीस के दोनों सिरों पर कुछ समय के लिए किया जाता है। ऐसा करने से आयरन पीस क्या होगा, ओरिजिनल एंड और नॉर्थ पोल तथा दूसरा एंड साउथ पोल बन जाता है। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है और ये मटेरियल इस तरह से बनेगा, तब तक हम उसको उसके ऊपर रब करेंगे। ठीक है। अब डबल टच रहता है तो डबल टच में भी इसी मेथड का यूज करते हैं, उसमें भी अलग अलग पोल जनरेट करते हैं हम। इस तरह से अगर ये मैग्नेटिक पोल इसको बनाना है तो यहाँ पे हम बीच में एक रखेंगे और इसके दोनों साइड में हम इसको क्या करेंगे, मैग्नेट के लिए घुमाएंगे। इस विधि में एक फोर्स मैग्नेट ऑब्जेक्ट तथा दो परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक फोर्स मैग्नेट ऑब्जेक्ट मतलब जिसे बनाना है उसको, और एक परमानेंट मैग्नेट, जैसे ये देख सकते हैं आप। ये क्या है, हमें हमारे पास दो मैग्नेट हो गया, हमारे पास एक मैग्नेट है एक ये। इसको बनाना है हमें, बीच में एक वुडन लकड़ी का हम एक रखा और इसको हम घुमाया कंटिन्यू। इसको भी हम इस तरह से ही घुमाएंगे, इस तरह से ऐसा और इस तरह से ऐसा घुमाते रहेंगे जब तक वो मैग्नेट नहीं बन जाता। थोड़ी देर वो घुमाने के बाद वो बन जाता है। हालांकि जो मटेरियल यूज करते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल का ही रहता है। ठीक है। एक समतल सतह पर फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम। ठीक है, को रखे तथा दोनों परमानेंट मैग्नेट से ऑब्जेक्ट को दोनों पोल को घिसे। जिस प्रकार जितना अधिक मैग्नेट से ऑब्जेक्ट को घिसा जाएगा उतना ही शक्तिशाली चुंबक बनेगा। जितना ज्यादा हम घुसे घिसेंगे, उसको रब करेंगे, तो उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली मैग्नेट बनेगा। ठीक है। डिवाइडेड टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड की बात करता हूं मैं। डिवाइडेड टच मेथड, तो ये हमारे पास अलग अलग, इस विधि में हम एक एक ही समय में दो चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि द्वारा सिंगल टच मेथड से अधिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्राप्त होता है। कैसा, सिंगल टच मेथड से भी अधिक टच मैग्नेट का हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैग्नेट क्या है, एस बना है तो एस रखा, यहाँ पर भी एन तो एन रखा और इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डिवाइडेड टच, डबल टच एंड सिंगल टच तीन हो गया। और टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट हम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमने जो मैग्नेट है, जैसे आयरन का मटेरियल इस पे लिया, ये एक मान के चलो आयरन का मटेरियल है, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया हमने, पूरी एक वाइंडिंग करी और उसको हम डीसी सप्लाई दिया या एसी सप्लाई दिया। डीसी सप्लाई दोगे तो एक ही बार जो भी उत्पन्न, इधर एन उत्पन्न हुआ और इधर एस उत्पन्न हुआ, तो सेम वो बना रहेगा। और जब इसकी सप्लाई को चेंज करोगे आप तो वो पोल चेंज हो सकते हैं। लेकिन एसी की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे वो
साइनसोइडल वे में घूमता है, ऐसे पोल उसके भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको देखना है। इस प्रकार के चुंबक में चुंबकत्व सीमित समय के लिए ही होता है, जब तक कि इसके ऊपर धारा प्रवाहित होती रहती है, और यदि इसमें धारा प्रवाह बंद हो जाए तो चुंबक भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक का प्रयोग इस प्रकार के चुंबक का प्रयोग ट्रांसफार्मर में, मोटर में और जनरेटर में होता है। कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में, मोटर में और जनरेटर में इस प्रकार का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइंडिंग करा हमने और इस पे हम करंट सप्लाई दिया, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर में आता है। सिंबल्स ऑफ मैग्नेट, अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो नेचुरल में जो पाया जाता है वो इस प्रकार से सिंबल रहता है, अलग अलग, मतलब पूरे प्रॉपर ये नहीं रहेगा, आयताकार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस रहेगा। चुंबक में सर्वाधिक ताकत ध्रुवों पर होती है। कहाँ पर रहेगी? इनके ध्रुवों के ऊपर सबसे ज्यादा ताकत रहती है। बार मैग्नेट की बात करें, छड़ मैग्नेट की, तो यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर एस होगा। यहाँ पर एन और यहाँ पर एस दोनों, तो ये बार मैग्नेट में आता है। और यू आकार का मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट बोलेंगे जिससे, तो ये यू टाइप का बना हुआ रहता है, यू आकृति का, तो इसको हम एन एस दोनों ये रहेगा। और उसके बाद हर घोड़े के सुर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैर पैर के अकॉर्डिंग, तो ये वाला हमारे पास रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो इसको आप सिंबल को पहचानना कि कौन किस टाइप का है। मैग्नेट नीडल, चुंबक के सुई का, तो ये इस प्रकार का सुई वाला रहेगा। ठीक है, गोल सिरा चुंबक, तो ये सिरे के ऊपर गोल है ये। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। और कंपास सुई, इसके अंदर कंपास रहेगा, उसके अंदर सुई बनी रहेगी, तो वो कंपास के द्वारा बताएगा वो। ठीक है, मैग्नेटिक पोल की अगर मैं बात करता हूं, तो मैग्नेटिक पोल अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मैग्नेट क्या रहता है, जैसा कि ये वाला एन हो गया और ये एस, तो ये पोल है। ठीक है, इस पोल के बारे में हम बात करते हैं, ये चुंबक का वह भाग होता है जो चुंबक की शक्ति सबसे अधिक रहती है वहां पे। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ से इंटर भी करेगी, यहाँ से आउटर में होगी और यहाँ से इंटर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। और पोल लोहे को आकर्षित करने में सर्वाधिक ज्यादा शक्ति रखती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से? उत्तर से, जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका है, इसको उत्तर से निकलकर दक्षिण में ये प्रवेश करती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की मैं बात करूंगा अभी। हाँ, ठीक है, चुंबकीय फोर्स के बारे में मैं इंग्लिश में भी एक बार रीड करूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको समझ में आए। इट इज ए पार्ट ऑफ द मैग्नेट, क्या है? एक पार्ट है ये, विच हैविंग maximum magnet power and a pole having highest power at attract the iron, and two type north pole and south pole magnetic lines eliminated from north pole and enter to the south pole। क्या है? एन पोल से तो वो बाहर निकल रही है, लेकिन इंटर पोल कहाँ से कर रहे हैं? साउथ से कर रहे हैं वो। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा, इट इज ए फोर्स लाइन विच eliminated from North Pole and entered to the South Pole due to this force line, magnet attraction and another material को। ये क्या है? ये बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, इन्हें बल इन्हीं बल रेखाओं के कारण चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इन्हीं के कारण अपनी ओर वो आकर्षित करेगा। 1 वेबर बराबर रहेगा 10⁻⁸ ठीक है, ये फोर्स लाइन रहती है। 1 वेबर में कितने लाइन रहती है? 10⁸ लाइन्स रहती, इतनी मैग्नेटिक लाइन्स रहती है, तो 1 वेबर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये नॉर्थ से निकलेगी, इधर होकर जाएगी और यहाँ पर आकर इंटर करेगी है। ठीक है, आई होप कि ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ूंगा। देखो, मैं ज्यादा बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं समझ जा सकता हूँ कि बहुत टाइम तक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका समय वेस्ट हो। आप देखिए इसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको रिपीट करें, तो एक बार देख लो, उसके बाद शाम को और देख लो। इस तरह से आप देखोगे तो उसमें आपको चेंजेस मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है वो देखते हैं अब। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे हम, चुंबक फ्लक्स।
टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन विच एलिमिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल क्या है? फ्लक्स। ये हमारे पास रहेगा वेबर में, उसको हम करते हैं। इसकी यूनिट, फ्लक्स की यूनिट वेबर रहती है। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी पे मैं आता हूँ। फ्लक्स डेंसिटी क्या आती है? चुंबकीय बल रेखा जो इकाई क्षेत्र में, मतलब एक ये पोल है, तो इस क्षेत्र में इकाई क्षेत्र हम लेंगे और उसमें से कितनी ज्यादा से ज्यादा कर हमारी फ्लक्स लाइन जा रही है, उसका तो पोल का फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा रहेगा एज कंपैरिजन में इधर के। ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। चुंबकीय बल रेखाओं का इकाई क्षेत्रफल में आती है और चुंबक फ्लक्स घनत्व कहलाते हैं उसको हम। ठीक है। इट इज ए मैग्नेटिक फोर्स लाइन इन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। बी फ्लक्स बटे एरिया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट, या फिर टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछ सकता है वहां पे, तो टेस्ला या फिर उसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र की मैं बात करूंगा। चुंबकीय क्षेत्र की इसमें मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है? चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र रहता है उसे हम जहां पर भी हम, जैसे ये चुंबक है, तो यहाँ तक अगर मैं पास में उंगली को लाया और यहाँ तक चुंबक का अनुभव कर रहा हूं, मैं चुंबक के बल का अनुभव करता हूं, तो वह चुंबक के क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव किया जाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र हम बोलेंगे। ठीक है। एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेट फील्ड लाइन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैं देखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को मेनली हम तीन भागों में बांटते हैं: फेरोमैग्नेट एंड सेकेंडरी पैरामैग्नेट एंड डाइलेक्ट्रिक मैग्नेट। ठीक है। तीन मैग्नेट होता है। और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट क्या रहेगा? वह पदार्थ रहेगा जिसमें कि आसानी से चुंबक कैसा होगा, उसमें से होकर प्रवाहित हो जाए। कैसा? आसानी से उसमें चुंबक जा सके, उसे हम फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। और इसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो वो एक से अधिक होते हैं। ठीक है। इट इज ए डेट टाइप ऑफ मटेरियल विच attract attracts or towards a magnet very easily. Ferromagnetic material has a constant relative permeability, slightly more than one. क्या है more than one? Iron, cobalt and nickel और स्टील, ये चार रहेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील, ये चार मैग्नेट हमारे पास रहेगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो ये है वो पदार्थ रहते हैं जो चुंबक की ओर कम फोर्स से आकर्षित होते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक होता ना, उतने ही फोर्स से वो आकर्षित नहीं होगा, थोड़े कम। तो इसको पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। इन्हें अर्ध चुंबक भी कह सकते हैं हम। जिस प्रकार से हम सेमीकंडक्टर पढ़ा उस टाइप से हम इसको अर्ध मैग्नेटिक चुंबक भी कह सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एक से थोड़ा सा अधिक होती है इसमें, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी एक से थोड़ी ज्यादा रहती है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल attracts toward magnet with a very small force. This material also called semi-magnetic material. The relative permeability for permanent paramagnetic material is slightly greater than one. ठीक है। ग्रेट कैसे रहेगी? स्लाइटली ग्रेटर देन वन रहेगी। अब मैं इन मटेरियल की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम मटेरियल होगा इसमें, टीन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा और मैग्नेटिज्म इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल नॉट attract towards magnet and the relative permeability having value of less than वन, एक से कम रहेगी। इसमें क्या है? ये पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी एक से भी कम होती है। ठीक है। एक से कम होती है, जैसे कि सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया और ब्रास हो गया। ये मटेरियल, इन मटेरियल का नाम याद रखना। मैं सबसे ज्यादा आपको फोर्स करूंगा कि आप इसके नाम याद रखें। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, सिल्वर, मरकरी, लेड और लकड़ी हो गया, वाटर हो गया, इस टाइप से और भी रहते हैं। इसको थोड़ा सा आप देखें और इन सभी का नाम याद रखने की कोशिश करें। ठीक है।
अब एमएमएफ के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको मैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म, एमएमएफ बोलते हैं जिसको हम शॉर्टकट में एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे धारा को फ्लो कराने के लिए हमारे पास क्या रहता है, ईएमएफ रहता है। क्या रहता है, ईएमएफ रहता है, वोल्टेज जिसे हम बोलेंगे आवश्यकता होती है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को चलाने के लिए हमें एमएमएफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसे हम एमएमएफ बोलेंगे। एम एम एफ बराबर होता है एन और आई। जितने टर्न्स हम यूज करेंगे वो टर्न्स रहेंगे और उसमें करंट जो बहेगा वो। तो इसकी यूनिट बात करेंगे तो एम्पियर और टर्न्स रहती है, या फिर इसकी यूनिट गिल बर्ड भी होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये मैग्नेट होता है। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूंगा, ओम्स लॉ में होता है वी आई आर होता है। क्या होता है, वी आई आर होता है ओम्स लॉ में। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई इसमें फ्लक्स में कैसा ओम्स लॉ का यूज होता है। इससे पहले मैं रिलेक्टेंस के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस है जो कि धारा का प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार हमारे पास रहेगा रिलेक्टेंस जो कि मैग्नेट को उस आयरन में से बहने से, जैसे हम बनाए जिस मटेरियल का, उसमें से बहने का वो विरोध करता है, उसे हम रिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस धारा बहने का मार्ग का बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के मार्गों में रिलेक्टेंस बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, इट्स एफर्ट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेट सर्किट। ठीक है, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी बात करें तो यह आता है फार्मूला इसमें 1/L म्यू होगा, ये म्यू एल बटे ए आएगा। ठीक है, म्यू क्या है, परमेबिलिटी होता है ये वाला रहेगा इसकी म्यू परमेबिलिटी। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। अब म्यू बराबर होता है एस बटे एम होता है, एस बटे एम होता है। ठीक है, म्यू का यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, तो अब हमारे पास एल का एम होगा और ए का एम स्क्वायर। तो यह हमारे पास आगे ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये एम से एक एम तो कट गया। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो एम बटे एम आ जाएगा हमारे पास, तो एम से एम ये कट आइए। तो ये 1/हेनरी आएगा, 1/हेनरी ये हमारे पास आ गई। या फिर हेनरी इनवर्स वन भी इसकी यूनिट बोल सकते हैं, रिलेक्टेंस की यूनिट 1/हेनरी या फिर हेनरी इसकी इनवर्स भी आएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वी बराबर हमारे पास था आई आर था। रेजिस्टेंस के समान हमारे पास रिलेक्टेंस है और करंट के समान फ्लक्स है, तो ये हमारे पास एमएमएफ बराबर फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस आया। ठीक है, तो ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमने बनाया इसका। ठीक है, रिलेक्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो अब हमारे पास आ जाएगा एमएमएफ बटे फ्लक्स। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर एक यूनिट ये हमारे पास आ जाएगी, इसको भी देखना है। ठीक है, हेनरी इनवर्स तो हमारे पास आया, 1/हेनरी भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं आप, या एम्पियर टर्न पर वेबर ये लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको कोशिश ये किया है कि देखो कि हमने एक यूनिट के साथ साथ में कुछ यूनिट को भी ड्राइव किया। क्यों करा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा चुका हूँ, बहुत सारे एग्जामों को दे चुका हूँ। तो मुझे आइडिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप भले आईटीआई में पढ़ोगे, या फिर आप किसी एमपी बोर्ड बिजली बोर्ड के लिए पढ़ोगे, या फिर आप किसी अदर एग्जाम डीआरडीओ के लिए, या फिर भेल के लिए, या फिर आप जेई के लिए पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल और बेसिक सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप फंडामेंटल ऐसी आप देख सकते हैं। आप भले जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप एई की तैयारी कर रहे हैं, आप इजीली आप इसको देखें, क्योंकि आपका ही इसमें बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि प्रेमेंश क्या होता है। ठीक है, प्रेमेंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ऐसा ही इसमें क्या रहेगा, एक मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस का उल्टा प्रेमेंस होता है। ठीक है, तो परमेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को क्या है, इसका ऑपोजिट रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में
कंडक्टेंस धारा के बहने के लिए आसानी से रास्ता प्रदान करता है। वैसे ही जितना मटेरियल का प्रमेंश ज्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को उसमें फ्लो होने में आसानी से रास्ता प्रोवाइड करेगा। और ठीक है, प्रमेंश प्रोवाइड द इजनेस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स। क्या है? इजनेस, फ्लो ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रमेंश हो गया। रिलेक्टेंस का ऑपोजिट हो गया ये, और इसका फार्मूला ये आया म्यू ए बटे एल। ठीक है, ए बटे एल ये हमारे पास आया। इसको ध्यान से देखिए आप, इसके यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। किस तरह से इसके निकलेगी, देखो। परमेबिलिटी की यूनिट ये हमारे पास रहेगी हेनरी, और हेनरी पर मीटर है, और हेनरी मीटर स्क्वायर बटे एम रहेगा। तो 2m से 2m कट जाएगा, तो हमारे पास परमेंश की यूनिट हेनरी आ जाएगी। क्या है? परमेंश की यूनिट हेनरी आए। और मैंने क्या बोला था? एम्पियर टर्न पर वेबर किसकी थी? एस की रिलेक्टेंस। तो ये वेबर पर एम्पियर टर्न भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है, अब वहां से भी हमें लिंक लेना है। क्यों? क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ना कि कोई दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं हम। उसको याद नहीं रखे ऐसा नहीं, थ्योरिटिकल है, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, आप अलग अलग इसको लिंक करें यहाँ से उसको वहां पे, तो आप ज्यादा याद रख पाओगे। ठीक है, परमिबिलिटी की मैं बात करता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में परमिबिलिटी होती है। ठीक है, परमिबिलिटी किसी भी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण से चुंबकीय गुण को दर्शाते हम। ठीक है, यदि पदार्थ में हाई परमिबिलिटी रहेगी तो वह अच्छा चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अगर परमिबिलिटी कम है तो वो अच्छा चुंबकीय पदार्थ नहीं, बेट चुंबक मैग्नेटिज्म मटेरियल बताएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ MFS क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। किसी पोल मैग्नेटिक शक्ति जो मैग्नेट के एक यूनिट क्षेत्रफल में होती है, चुंबक क्षेत्र की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी? चुंबक क्षेत्र की शक्ति कहलाती है ये। एस बराबर होगा NI/L। तो ये हमारे पास एम्पियर टर्न पर मीटर हो जाएगा। किसी पोल मैग्नेटिक शक्ति जो मैग्नेट के एक यूनिट क्षेत्र में होती है, मैग्नेट के एक यूनिट क्षेत्र में होती है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहते हैं। ठीक है, परमिबिलिटी की बात करेंगे हम। परमिबिलिटी का एक फार्मूला ये याद रखना आप, म्यू 0 म्यू आर हेनरी पर मीटर होता है परमिबिलिटी की यूनिट। ठीक है, परमिबिलिटी की यूनिट मैंने आपको बोला, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट में देखता हूं अब इसमें कि देखिए कि म्यू 0 का मान परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस में रहता है। अब इसका मान रहता है कि 4 पाई 10⁻⁷ -7 हेनरी पर मीटर आता है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल की बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट नहीं होती है, और ER में इसका मान क्या रहता है? 1 रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? M1 एंड M2 दो क्या है? पोल हो गए, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक, और दोनों के बीच में दूरी D है। फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों पोल के गुणनफल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों पोल के बीच की दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। देखो, यह फ्लक्स का वह हिस्सा होता है जो कोई भी मतलब यूजफुल कार्य करता है। ठीक है, यूजफुल, तो इसको हम दिखाएंगे। इट इज दैट पार्ट ऑफ फ्लक्स विच डोंट डू एनी यूजफुल वर्क। ठीक है, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स ये हमारे पास आया, और यूजफुल फ्लक्स बटे में कर लिया हमने। ठीक है, तो ये इसका मान 1 से ज्यादा रहेगा हमेशा। क्यों? टोटल फ्लक्स तो हमारे पास ज्यादा ही रहेगा, उसके बाद इसमें से कुछ ना कुछ हम यूज कर रहे, पूरा तो यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ लीकेज होगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर, इससे हम निकालते हैं। तो जितना कम हमारा हो सके एक रहेगा, तो वो एक बेनिफिट रहेगा कि हाँ प्रॉपर यूज हो रहा है। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेट की मैं बात करूंगा अभी कि रेसिडुअल मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम
धारा देंगे और उसमें क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अब उसको हम हटा लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि भाई उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट है कि नहीं। ठीक है। अगर नहीं है तो वो उसमें कोई भी रेसिडुअल मैग्नेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता, उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेट। ठीक है। व्हेन स्मॉल वैल्यू ऑफ magnetism exist offer remove current in the electromagnet, then this small value of magnetism is called residual magnet। ठीक है। क्या है, स्मॉल वैल्यू जो उपस्थित रहता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर का सिंबल हमने बनाया है, यहाँ पे प्राइमरी है और सेकेंडरी। यहाँ पर जैसे हमने सप्लाई दिया इसमें, और ये मैग्नेट यहाँ इसके चारों ओर उत्पन्न होगा। देखो, यहाँ पर लीकेज भी बताता कि ये आपस में इसी वाइंडिंग को कवर करा, तो ये हवा में गया और इधर से आया, ये यूजफुल हुआ क्योंकि ये सेकेंडरी को भी कट करा, और यहाँ पर भी फ्लक्स ये भी आपस में उत्पन्न हुआ उसका खुद के करंट के कारण। तो ये हमारे पास लीकेज फ्लक्स हो गया और ये यूजफुल फ्लक्स हमारा हुआ। ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर की बात करें तो ये भी हमारे पास रहेगा। और हम रेसिडुअल मैग्नेट की बात करें कि यहाँ पर जैसे सप्लाई दिया हमने, उसके बाद इसको हम सप्लाई हटा लिया और कुछ ना कुछ मैग्नेट इसमें बना रहता है, तो उसी मैग्नेट को हम रेसिडुअल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नेटिक सेचुरेशन। मैग्नेटिक सेचुरेशन होता क्या है, जब किसी चुंबक में धारा बढ़ते हैं बढ़ाते हैं, क्या है, तो किसी चुंबक में धारा बढ़ाते हैं तो चुंबक का तो उसमें बढ़ता है, और तथा धारा को बढ़ाते बढ़ाते चुंबक एक ऐसी अवस्था में प्राप्त कर लेता है जिससे कि धारा को तो हम बढ़ाएंगे लेकिन चुंबक नहीं बढ़ेगा। इस अवस्था का हम मैग्नेट का सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, उसका हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट का सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कार्क स्क्रू रूल। ठीक है। कार्क स्क्रू रूल क्या होता है उसको हम देखते हैं अभी। यदि दाहिने हाथ, ये वाला मेरा दाहिना हाथ को कंडक्टर के साथ रखा जाता है, किसके साथ, कंडक्टर के साथ में हम इसको रखते हैं, और पेच को इस तरह से घुमाया जाता है कि वह करंट की दिशा में गति करता है, मतलब इस तरह से घुमा रहा मैं इसको, यूं। ठीक है। इस तरह से मैं घुमा रहा इसको, तो ये हमारे पास रहेगा चुंबक क्षेत्र की दिशा में ये घूमेगा, ये ऐसा चुंबक क्षेत्र में, क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है। और जब मैं इसको इस नोट बोल्ट को वापस अगर मैं बाहर निकालता तो ये क्या, इस साइड घुमाता है। ठीक है, इस टाइप से, तो ये बाहर आता ऐसा। ठीक है। तो ये हमारे पास इनसाइड करंट को शो करेगा, और ये आउटसाइड को, ये डॉट है इनसाइड को करेगा, ये आउटसाइड को। ये है क्लॉकवाइज दिशा में इंटरनल जा रही है डॉट, तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा जब वो बाहर आएगी तो आउटसाइड में। ठीक है। तो आप देखो, मैं यहाँ पर एक हम वाइंडिंग करते हैं उसको समझने की कोशिश करना आप। ये वाइंडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर से ये क्या करा, अंदर गया। ठीक है। यहाँ से हमारा क्या रहेगा, इंटरनल कर रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, इस तरह से हम इसको घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे हम इसको, इस तरह से घुमाएंगे। तो ये जब अंदर जाते हैं ना हमारी लाइंस, देखो यहां से अंदर जाएगी ये, तो यहां से इंटरनल रहेगा, तो ये हमारे पास इस तरह से दिखाएगा। ठीक है। अंदर जा रही, तो अंदर कहाँ से, एस से होकर जाती, तो अंदर ये एस से जा रही है। और ये आउटर में जो होती है, ठीक है, तो एन से होती है, ये थोड़ा उल्टा उन्होंने रखा है। ठीक है। तो इसको देखना, एन ये है, तो यहाँ से अंदर जाएगी, इधर वाले डॉट से अंदर जाएगी ये, कर तो ये इधर बनेगा, इधर वाले से बाहर जाएगी तो इधर वो घूमेगा। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, ये हमें, हम इसको देख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन द बी एंड एच। बी और एच के बीच में रिलेशन देखेंगे तो बी बराबर होता है म्यू जीरो एंड म्यू आर एच। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं देखूंगा इसको, मैं आपको बताता हूं कि देखो, सोलेनाइड के बारे में अगर मैं बात करता हूं, किसी धारावाहिक सोलेनाइड में मैग्नेटिक पोलैरिटी का पता लगाने के लिए हम एंड रूल का यूज करते हैं। सोलेनाइड में कौन से रूल का यूज कर रहे हैं, एंड रूल का यूज करेंगे हम। जैसे एक ये सोलेनाइड है, इसमें हम करंट बह रहा है इसमें, तो एंड नियम कैसे करेंगे,
यदि सिरे पर धारा के बहने की दिशा क्लॉकवाइज है, कैसी? सिरे पर क्लॉकवाइज है, ये इस टाइप से क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो यह साउथ पोल रहेगा। किसके ऊपर? यहाँ पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज रहेगी तो ये कैसा रहेगा? ये साउथ पोल रहेगा। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो ये कैसा रहेगा? नॉर्थ पोल रहेगा। ये साउथ और नॉर्थ ये ऐसा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब फेलेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में बात करूंगा। फेलेमिंग का राइट हैंड रूल, जैसे कि ये वाला राइट हैंड है मेरा और इसको हम देखेंगे तो इन सभी को ऐसे रखते हैं हम कि ये आपस में 90 डिग्री, जैसा कि ये भी आपस में यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी एक आपस में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये मैग्नेटिक लाइन को दर्शाएगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को दर्शाएगा और ये फोर्स का दिखाएगा। ये जनरेटर में यूज करते हैं। ठीक है, देखो, अंगूठा पहली तथा दूसरी उंगली एक दूसरे को लंबवत हम रखते हैं। जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पूछ सकता है कि भाई पहली उंगली क्या काम किसको इंगित कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन सी उंगली, फिंगर प्रदर्शित कर रहे हैं? ये वाला देखना आप, लेफ्ट हैंड नियम, ये मोटर में हम यूज करते हैं। इसमें देखो, ये वाला इस तरह से, तो ये करंट की दिशा को, ये दोनों बीच वाली लाइन करंट की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन रहेगी ये, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और ये फोर्स की, ये भी फोर्स की दिखाएगी। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है कि फिल्मिंग ये वाली लाइन है, जैसे कि ये वाला अंगूठा है, ये फोर्स को और ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है और ये करंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है और ये आपस में 90 डिग्री है। इसको हम मोटर के लिए यूज करते हैं। मोटर की दिशा को, रोटेशन की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं बात करूंगा इसमें कि मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है उसे हमें देखना है अभी इसमें। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तथा ये अणु पदार्थ में अव्यवस्थित रूप से होते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे ये पदार्थ ये दिया है, ये अणु क्या है कि अलग अलग व्यवस्थित नहीं है, ये अव्यवस्थित है। तथा इनकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए एक दूसरे से के चुंबक को समाप्त कर देते हैं। एक दूसरे के जो आपस में चुंबक रहता है उसको क्या करता है? जीरो कर रही है। अगर हम इन चुंबक को कैसे करें, अणु को एक सीक्वेंस में ले आते हैं, जैसे कि ये वाला लाया है, एन है इधर की साइड, इधर भी एन है, एन है, और एन एस, ये आपस में क्या करेगी? इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ये भी अट्रैक्ट करेगी, ये वाली भी एक दूसरे को, ये भी अट्रैक्ट करेगी ऐसे। ठीक है, यदि इस पदार्थ पर किसी अन्य चुंबक से चुंबक दिया जाए तो ये क्या है? अणु व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं और ये एक चुंबक बन जाता है। ठीक है, चुंबक के रूप में काम करना शुरू कर देता है। इसे ही हम मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं मैग्नेट की। हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स रूल देखते हैं हम। हेलिक्स रूल, ये वाला रूल है हेलिक्स का। ठीक है, यदि हम सोलेनाइड को देखो, एक सोलेनाइड को अगर हम इसको एक मुट्ठी में इस तरह से पकड़ा हमने, इसको हाथ में कुछ इस प्रकार से पकड़े कि उंगलियां सोलेनाइड में बहने वाली धारा को, ये सोलेनाइड में जो घुमाया था ना, उसको बहने वाली करंट की दिशा को दिखाएगा। तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा? इस तरह से ये घूम रहा था, ये सोलेनाइड देखो, ये वाइंडिंग है, तो ये करंट की दिशा को दिखा रहा है। तो ये हमारा एन पोल को, नॉर्थ पोल को दिखाता है। ये किस नियम के अकॉर्डिंग? तो ये हेलिक्स के नियम के अकॉर्डिंग दिखाता है। ठीक है, और नेक्स्ट नियम में बात करूंगा लेंज का लॉ। लेंज का नियम क्या बोलता है? इट एनी मैग्नेटिक सर्किट द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सच डायरेक्शन दैट इज अपोज द केस विच, जिससे, मतलब लेंज का नियम बोलता है कि जिसके कारण से वो इंड्यूस्ड में उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है, ये हमें बताता है। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में वोल्टेज कुछ ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है कि वह उसी का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न वोल्टेज की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लेंज का नियम यूज करते हैं। किसके? लेंज का नियम। अगर जनरेटर की बात करें तो फेलेमिंग के राइट हैंड का नियम कर रहे हैं। मोटर की बात करें और रोटेशन की दिशा देखने के लिए तो वहां पर लेफ्ट हैंड फेलेमिंग के नियम यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस और फेराडेस का नियम देखते हैं हम।
ठीक है। फेराडे का नियम हम देखेंगे इसमें। जब कोई तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र को, क्या है, तार किसी चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र किसी तार को मतलब काटते हुए वो जाता है, तो उनमें क्या होगा कि दोनों में एक दूसरे के किसी सापेक्ष परिवर्तन के कारण कोई एक परिवर्तन होना चाहिए उसमें, तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। ये नियम बोलता है व्हेन कंडक्टर कट्स फ्लक्स और फ्लक्स कट्स द कंडक्टर or any relative change take place between conductor and flux, the then an EMF induced in a conductor। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में है और हम कंडक्टर को यहाँ पर घुमाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और वो ईएमएफ ऐसा रहेगा, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो जितनी यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी है ना, इस पे फ्लक्स डेंसिटी है बी, वह आएगी, और लंबाई ऑफ कंडक्टर आएगी, और वॉल्यूम की किस स्पीड से वो कट रहा है उसको, वॉल्यूम मतलब हमारा कंडक्टर कितने स्पीड से उसमें घूम रहा है वो आ जाएगा, एंड साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई। ठीक है। तो ये फ्लक्स का आएगा, और जो कंडक्टर है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास ये एंगल में आएगा। ठीक है। सेकेंड नियम की मैं बात करूंगा कि जो उत्पन्न वोल्टेज का मान रहता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के पर निर्भर करेगा। ठीक है। द मैग्नेटिक magnitude of induced EMF depends upon the rate of change of flux। उत्पन्न वोल्टेज का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऊपर डिपेंड करेगा। E बराबर होगा एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी फ्लक्स परिवर्तन की दर पर काम कर रहा है। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मोर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मोर, क्या है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेंज का नियम, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर देखो, तो ये हमारे पास उसका ऑपोजिशन के लिए ये आएगा, ई बराबर होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, उसी का विरोध कर रहा है लेंज के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकेंड नियम से हम ये देखें, फोर्स अप्लाई एट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स को अप्लाई कैसे कर, जब किसी धारा प्रवाहित तार को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करेगा। वो बल कैसा काम कर रहा है वो देखना है हमें। क्या है, चुंबक के प्रवाहित तार को कहां पर रखा है, चुंबक क्षेत्र में रख रहे हैं हम, धारावाहिक चल को। तो बी आई एल साइन फाइव न्यूटन से उसके ऊपर बल उत्पन्न होगा। ठीक है। वहां पर क्या था, इसको ध्यान देना भाई, ईएमएफ था जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो बी आई और वी था जितना वो घूम रहा था, और साइन थीटा था ये। ठीक है। तो यहाँ पर बल उत्पन्न हो रहा है जो कि मोटर इस नियम के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जितनी भी परिवर्तन होगा ये एल बराबर हमारे पास रहेगा एन फाइव बटे आई, फ्लक्स लिंकेज बटे आई। ठीक है। ई बराबर एल डी डी आई बटे डी टी। ठीक है। एल डी आई बटे डी टी, एन डी फाइव बटे डी टी हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी सर्किट की वह प्रॉपर्टी, पोलैरिटी, जिसके कारण वोल्टेज में उत्पन्न जिसके कारण यह वोल्टेज को उत्पन्न करता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं हम। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, किसी सर्किट की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह वोल्टेज को उत्पन्न करती है। ठीक है। इसको बोलेंगे हम, जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी, तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा मैं, तो ये क्या है, किसी निकटवर्ती परिपथ में करंट में बदलाव से पास में एक रखी हुई, क्या है, एक परिपथ में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल का उत्पन्न होना, उससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे इस वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया इसको, ठीक है, इसको हमने सप्लाई दिया, और हमारी जो पास वाली थी वाइंडिंग, इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न, ये फ्लक्स आएगा वो इसमें भी आएगा। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, ये पास वाले फ्लक्स में वो कट करेगा तो कंडक्टर का, तो यहाँ पर भी E2 उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी E2 उत्पन्न हो जाएगा, इसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों परिपथ आपस में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं से जुड़े रहते हैं। ठीक है। इंडक्टेंस मैग्नेटिक फार्मूला अगर इंडक्टेंस का देखेंगे तो एल बराबर होगा म्यू
एन स्क्वायर ए बटे एल होगा। ठीक है, इसकी यूनिट हेनरी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में देखें तो एल बराबर हम क्या है, एन फाइव बटे आई होता है। इलेक्ट्रिकल में इंडक्टेंस ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो एन इसमें क्या है, एन स्क्वायर ए बटे एल आ रहा हमारा। एरिया बढ़ने से हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ाने से अगर डबल करते तो वो 4 गुना इंडक्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। लंबाई को बढ़ाएंगे तो वो कम होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, जो मैंने पॉइंट बोला ना उस पॉइंट पे को। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जैसे कि L1 ये दिया है हमें, और ये L2 दिया है, तो सीरीज में है तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमारा जिस प्रकार से रेजिस्टेंस को निकाला हमने, L1 प्लस L2 करा। ठीक है, इसी प्रकार एडिटिव पोलैरिटी में अगर रहा तो हमारे पास ये अलग निकलेगा। जैसे कि ये एडिटिव पोलैरिटी में इधर की साइड भी ये डॉट है, इधर भी डॉट है, और यहाँ पर ऑपोजिट साइड ये इधर की साइड है। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट L1 प्लस करेंगे L2 प्लस में 2M हो जाएगा ये। इसके कारण से और इसके कारण से आपस में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो एक दूसरे के कारण से एक दूसरे में उत्पन्न होगा वो। ठीक है, तो ये वाला एक साइड में लगा रहना चाहिए डॉट, तो ये हम इसको पहचान सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस है और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की बात करूंगा मैं, ये इधर की साइड है तो यहाँ होना चाहिए, बट ये इधर है, तो ये ऑपोजिट साइड आपस में कैंसिल आउट कर रहा है ये। ठीक है, या फिर इधर की साइड तो ये भी कैंसिल आउट करेगा। तो ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस से निकालेंगे तो L1 प्लस L2 माइनस 2M रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला, मैंने आपको यहाँ पर 4 फार्मूला बताया, बहुत सारे इसमें फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करूंगा मैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होती क्या है, तो के बराबर होता है एम बटे अंडर रूट L1 और L2। तो इसका फार्मूला याद रखना बस। ठीक है, ईडी करंट लॉस क्या है उसको देखते हैं हम अभी। तो जैसे ईडी करंट लॉस क्या होता है कि देखो, किसी चुंबकीय पदार्थ में अपने पास में फ्लक्स से रेक्ट रेक्ट करता है, तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उसमें एक धारा बहेगी, और वो धारा जिससे वो बह रहे है उस धारा को ईडी करंट कहा जाता है। तथा इस धारा के कारण जो लॉस होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, ईडी करंट लॉस कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ में अपने आप में फ्लक्स से रेक्ट करता है, वो अपने आप में फ्लक्स से रेक्ट करेगा, और उसमें एक वोल्टेज अपने आप का उत्पन्न कर लेगा, और उसके कारण से करंट उसमें बहेगी, और वो करंट ईडी करंट कहलाती है। और इसके कारण से आई स्क्वायर जो लॉस रहता है वो हमारे पास है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं इसका। ठीक है, ईडी करंट का के ई एफ का स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर, और वी आ जाएगा। ये वाट में इतनी हमारे पास, ये इसमें परिवर्तन होने से ये ईडी करंट परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्स डेंसिटी है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हिस्टेरिसिस लॉस। चुंबक के मॉलिक्यूलर अणुओं के विरुद्ध चुंबकत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, हीट उत्पन्न करता है। चुंबकत्व बल द्वारा किया गया कार्य कुछ ना कुछ उसमें हीट उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा जो हिस्टेरिसिस के कारण हीट के रूप में बदल जाती है, हिस्टेरिसिस के कारण हीट के रूप में बदल जाती है, उसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बार उसको बढ़ाया तो ये यहाँ तक बढ़ते गया, और यहाँ जाके वो एक सेचुरेशन पॉइंट आया, और ये फिर उसको हमने कम करा, लेकिन यहाँ मैग्नेट बचा है। तो रिटेंटिविटी उसको बोलेंगे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में जो बचा है उसको। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में और भी उसके ऊपर हमें लगाना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है उस पे, तो कोरेसिव फोर्स रहता है जो कि एम्पियर टर्न पर मीटर आएगा। ठीक है, ये इनपुट में है, ये आउटपुट में है, इसे ध्यान देना आप, ताकि आपको याद रहे ये। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला ये हमारे पास है, के एच एफ बी फ्लक्स डेंसिटी और वी। ठीक है, अब रिटेंटिविटी की मैं बात करता हूं, एच को हटाकर जीरो कर दिया जाए तो उस समय जो चुंबक मैग्नेटिज्म रह जाता है उसे रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेट बोलेंगे। जो बच जाता है ना उसे रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट एक
पॉइंट को देखेंगे कोरेसिव फोर्स क्या होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए, इसका जो रेसिडुअल मैग्नेट जो बचा था उसको जीरो करने के लिए विपरीत दिशा में हम इंटेंसिटी लगाई जाती है। इंटेंसिटी मतलब फोर्स लगाते हैं, तो उससे कोरेसिव फोर्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास एच बराबर होगा एन आई बटे एल, एम्पियर टर्न बटे मीटर, या बी बराबर होता है फ्लक्स बटे एम्पियर बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का मान टेस्ला में क्या होगा यदि, तो देखो फ्लक्स घनत्व का मान टेस्ला में देखना है हमें। क्या होगा यदि हमारे पास 45 माइक्रोवेबर का फ्लक्स दिया है और 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो अब हमें देखना है फ्लक्स डेंसिटी का मान। फ्लक्स कितना है हमारे पास 45 -10⁻⁶ बटे में एरिया कितना है 6 × 10⁻⁻⁴, ये ऊपर आ जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगी 45 × 10⁻² हो जाएगी, और 6 से इसको हम काट लेते हैं। 6×6 = 36, 6×7 = 42। ठीक है, 6×7 = 42 हुआ, 3 बचा, 6×5 = 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट में। तो ये हमारे पास देखो, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये इसको ध्यान देना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक 200 mm लंबा चालक है और 10 एम्पियर धारा वहन करता है, और 0.8 टेस्ला फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो चालक पर लगने वाला बल देखना है हमें। क्या, चालक पर लगने वाला बल देखना है हमें। तो चालक के ऊपर क्या बल लग रहा है उसको हम देखेंगे। इसमें तो किस प्रकार से उसको देखेंगे, बी आई एल। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास 8.1, करंट 10 एम्पियर, और लंबाई इसकी दी है ये 200, इसमें और साइन फाइ 90। ठीक है, अब इसमें हम गुना करा, साइन फाइ 90 का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास निकलेगा, इसका और इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं तो 0। ठीक है, 8 8 दूनी 16, 1600 ये हमारे पास आया, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो उसके बाद 3, तो ये हमारे पास 1.6 न्यूटन आएगा। क्या, 1.6 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में 40 फेरे हैं और 2 एम्पियर की धारा कॉइल में से प्रवाहित होती है, तो चुंबक के परिपथ की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई कितनी, लंबाई भी दिया है 200 mm, तो चुंबक क्षेत्र की क्षमता क्या होगी। ठीक है, अब चुंबक क्षेत्र की क्षमता देखेंगे तो एन आई और एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 40 है, और करंट कितने हैं 2 एम्पियर है, बटे में इसकी लंबाई देखते हैं हम, तो ये 200 mm में है, तो मीटर में करेंगे 10⁻3। ठीक है, 2 से 2 काटा तो ये 100 बचेगा, 100 100, ये तो एक जीरो, तो यह 400, 400 एम्पियर टर्न पर मीटर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अगर पेपर टॉप बनाता है तो। ठीक है, बस फार्मूले रखो और पुटअप करो और इसकी निकाल लो। ठीक है, एक रिंग के आकार की एयर कोर से गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात करें जब कि फेरों की संख्या इसमें है कितनी है 800, तथा एम्पियर टर्न इतने हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर धारा का मान निकालना है हमें। तो एमएमएफ बराबर क्या होता है, एमएमएफ बराबर होता है एम्पियर टर्न। धारा का मान निकालना, एमएमएफ का मान कितना दिया है इसमें, एम्पियर टर्न दिया है यहाँ पर 3200, और टर्न्स की संख्या 800 दी है यहाँ पे। तो ये करंट का मान आएगा, 2 0 से 2, और 8 से इसको काटेंगे हम, तो ये 8 का 8 8 24 8 चौक 32, तो ये 4 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना क्योंकि फार्मूला याद आना चाहिए आपको उसी टाइम पे।
निम्न में से कौन फ्लक्स की यूनिट नहीं है? तो भाई फ्लक्स की यूनिट तो वेबर है, टेस्ला तो फ्लक्स डेंसिटी की है, मैक्सवेल भी है, ये सभी तो ये हमारे पास नहीं है, ये राइट आंसर बी वाला। इंडक्टर में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? इंडक्टर में तो इंडक्टर में चुंबक क्षेत्र के रूप में होती है, ठीक है। और कैपेसिटर में विद्युत क्षेत्र में, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन इंडक्टर जिनका मान है 3 हेनरी, 4 हेनरी एंड 5 हेनरी सीरीज में जुड़े गए हैं, कुल इंडक्टेंस कितना होगा? तो इसको क्या होगा, आपस में जुड़ जाते हैं ना ये तो आपस में जुड़ेंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हेनरी हमारे पास आ जाएगा। युग्मन गुणांक, कपलिंग कोफिशिएंट की इकाई देखना है, कपलिंग कोफिशिएंट की इकाई क्या होती है, ठीक है। युग्मन कोफिशिएंट की इकाई, तो ये हमारे पास कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती, कपलिंग गुणांक की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, युग्मन गुणांक की गणना करें जबकि आपसी प्रेरकत्व कितना है? 20, 100 इंडक्टेंस 20 हेनरी है। पहली कॉइल का प्रेरकत्व 20 2 हेनरी है और दूसरी कॉइल का 8 है। तो हमें ये निकालना है, गुणांक की गणना करना। तो के का मान निकालना है, ठीक है। तो m बटे अंडर रूट में L1 इंटू में L2 करा हमने, ठीक है। इसमें मान रखते हैं अभी हम यहाँ पे, तो m का मान तो कितना है? 20 बटे में अंडर रूट में करेंगे हम 2 गुणित 8, तो इसका 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो ये करनी में आएगा तो ये करनी से कट जाएगी, तो 20/4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 हमारे पास आंसर राइट है, ठीक है। अधिकतम ईएमएफ की गणना करें जब वेग 10 मीटर पर सेकेंड की मीटर से चल रहा हो और 3 मीटर का लंबा है और चुंबक क्षेत्र घनत्व ये है, ठीक है। तो हम इसमें अधिकतम ईएमएफ की गणना करना है हमें, तो यहाँ पर 10 गुणित 5 गुणित 3 होगा, ठीक है। 50 50 और ये 150 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइल में फ्लक्स लिंकेज 6 वेबर है, इसमें एक्स टर्न है, कॉइल में धारा कितनी जा रही है? 4 एम्पियर, और एक्स का मान ज्ञात करें जबकि आपसी प्रेरकत्व इतना है, ठीक है। तो इसमें देखो एम बराबर हमारे पास रहेगा एन फ्लक्स बट्टे आई, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स से ही निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एन बराबर कर लेंगे एम आई बटे फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मान रखते हैं, एम का मान 50 है, एक मिनट, एम का मान 750 है ना, आप पेरेगोतो का मान, और करंट कितने 4 एम्पियर है, और फ्लक्स कितने 6 है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं इसको, तो ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में, और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0 तो इसका तो ये 250 का 500 हो जाएगा, 500 टर्न रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए ताकि ये पूरा हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है जिसका उपयोग हम मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में, कृत्रिम चुंबक है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का तो केवल तब तक ही बना रहता है जब तक उसमें हम चुंबक धारा, उसमें चुंबक उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित होती रहती है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर की ओर कैसे चलती है, साउथ पोल से नॉर्थ की ओर चलती है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है, तो ये दोनों याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं तथा इनकी
रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम होती है, ये 1 से कम होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से अधिक होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी कैसी रहेगी? 1 से अधिक होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र की ओर स्ट्रांगली आकर्षित होते हैं और इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से अधिक होती है। एएमएफ की यूनिट अगर हम देखेंगे तो गिलबर्ट भी होती है और एम्पियर टर्न भी रहेगी इसकी यूनिट, एम्पियर टर्न। रिलेक्टेंस का उल्टा परमेंस होता है। क्या होता है? परमेंस होता है। परमेंस चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को फ्लो कराने में इजनेस आसानी प्रदान करता है। परमेंस की यूनिट हेनरी होती है और क्रॉस का अर्थ होता है करंट अंदर की ओर जा रही है और डॉट का अर्थ है करंट बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है। लेंज के नियम से ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को ज्ञात किया जाता है और चुंबकीय पदार्थ में दो हानि होती है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको हो सके बैटरी पढ़ाऊंगा, बैटरी का चैप्टर भी मैंने लाया हूँ और उसके बाद हम देखेंगे, नहीं तो हो सके फंडामेंटल ऑफ एसी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि आपको सब्सक्राइब करने में ना तो पैसे लगेंगे ना कुछ भी नहीं होगा। आपको कमेंट करने में ना पैसे लगेंगे ना कुछ भी नहीं। आपको, आप और मैं, यानी कि आप कहाँ से देख रहे हो उसको मैं पहचान सकता हूँ, उसको मैं समझ सकता हूँ कि एक अपना और मेरे से आपका एक संबंध बन सकता है कि हाँ, ये मेरे एक स्टूडेंट के तौर पर ये देख रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कोई मेरे से ज्यादा उम्र के हो, लेकिन केवल आप आपकी आवश्यकता के अनुसार उस चीज को पढ़ रहे हो और इस लेक्चर को देख रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करें, हो सकता एएलपी की तैयारी कर रहे हो सकता आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, आप मुझे अवश्य बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे से जुड़े हुए तो हमें बताइए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप अवश्य बताएं कि सर इसमें आप ये चेंजेस करें। मैं आपकी सुनकर उसमें बदलाव करने की कोशिश करूंगा। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की भी मैंने बोला हूं कि टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े और उस पे आप जुड़कर मैं आपको वहां पर पीडीएफ सेंड करूंगा, वहां पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे मैं ये पूरा कंप्लीट होगा इस पीडीएफ के जितने भी लेक्चर, उसी टाइम पे उसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।